तो देखो मान लिया जाए कि ये कोई आर त्रिज्या का गोला है, ठीक। गोला यानी कि गुब्बारा। तो गोले का आयतन होता है गोलाकार गुब्बारे का आयतन। तो ये होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये हो गया आयतन। क्लियर। तो ये कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि त्रिज्या परिवर्तनशील है तो आयतन भी परिवर्तित हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है dv ओवर dr। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पर करेंगे समीकरण फर्स्ट का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ जाएगा हमारा dv ओवर dr इज इक्वल टू 4/3 पाई d ओवर dr r क्यूब। क्लियर। तो ये हो जाएगा dv ओवर dr इज इक्वल टू 4/3 पाई, और r क्यूब का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा तो dv ओवर dr इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है, r की वैल्यू लगानी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा dv ओवर dr इज इक्वल टू 4 पाई और 10 का हो जाएगा स्क्वायर। तो dv ओवर dr इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 100 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 400 पाई घन सेंटीमीटर, और रेडियस के यूनिट लगाएंगे पर सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा आयतन में परिवर्तन की दर। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है और उसे दीवार से रखा गया है, यानी दीवार के सहारे झुकी हुई है। मान लिया जाए कि अगर ये दीवार है तो इस पर 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी को रखा गया है, ठीक। मान लिया जाए कि ये 5 मीटर लंबी है, यानी जो इसकी लंबाई है वो 5 मीटर है, 5 मीटर, ठीक। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, यानी कि इस सिरे को, ये जो नीचे वाला जो सिरा है इसे आगे की ओर खींचा जा रहा है, और इसकी दर क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। यानी कि जैसे ही सीढ़ी रखी हुई है यहाँ पर, तो इसे यहाँ से पकड़कर नीचे खींचा जा रहा है। तो जब इसे बाहर की ओर खींचा जाएगा तो ये सिरा क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ये सिरा जो है, यानी जो ऊपर वाला जो सिरा है जो दीवार पर रखा हुआ है या दीवार से सटा हुआ है, वो क्या होगा, वो नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दर से खींचा जाता है, तो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि ये दर निकालनी है हमें। मान लिया जाए कि अगर ये ऊंचाई जो है 22 है और इससे यानी कि इस किसी समय जो नीचे वाला सिरा है इस सीढ़ी का वो भूमि से, यानी कि जो दीवार का जो तल है उससे x मीटर की दूरी पर है। मान लिया जाए ये जो 22 है वो तो है कि इसका जो ऊपर वाला जो सिरा है वो किसी समय दीवार से 22 दूरी पर है, और जो नीचे वाला सिरा है वो जमीन के, यानी जो दीवार लगी हुई है इस दीवार के तल से x मीटर की दूरी पर है। क्लियर। अब इसे खींचा जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। तो वो ये कह रहा है कि ये जो सिरा है, तो मान लीजिए कि अगर ये 22 है और यहाँ पर क्या है ये x है,
तो अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो x है वो बढ़ रही है। x अगर बढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये dx ओवर dt का वैल्यू होगा। तो ये dx ओवर dt हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने यहाँ पर मान रखा है। तो यहाँ पर हम लिखें माना किसी समय सीढ़ी के ऊपरी सिरे की तल से दूरी बराबर है बाई। क्लियर? और नीचे वाले सिरे की तल से दूरी वो मान ली हमने x। क्लियर? तो यहाँ पर कह रहा है ये कि जो इसका जो नीचे वाला जो सिरा है वो इससे दूर जा रहा है, तो इसका मतलब x में वृद्धि हो रही है, और x में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब हमें दे रखा है dx ओवर dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है कि जो नीचे वाला जो सिर यानी जो ऊपर वाला जो सिरा है दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यानी कि ये जो पहले जो ऊंचाई बाई थी, क्योंकि ये सिरा नीचे की ओर आ रहा है तो ये क्या है बाई में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब हमें डी वाई ओवर डी टी फाइंड करना है कि जो बाई में है वो कितना चेंज हो रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण और लंब में यानी कर्ण आधार और लंब में क्या संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर कर्ण क्या है 5, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि एक्स और वाई दोनों टी के सापेक्ष बदल रही है यानी समय के सापेक्ष बदल रही है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें इस समीकरण का मान लीजिए कि ये समीकरण है हमारा फर्स्ट और इसका हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों यानी एक्स और वाई जो है वो क्या है परिवर्तनशील है। अभी क्या है कि जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो तो फिक्स है 5 मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर लंबी है, तो ये क्या है 5 मीटर लंबी है तो ये तो चेंज होगी नहीं। यहाँ पे क्या है कि एक्स और वाई ये चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई, क्योंकि जब इस एक्स को बाहर की ओर खींचा जा रहा है तो ये सिरा क्या है नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा बाई की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, तो यहाँ पे डी ओवर डी टी 25 इज इक्वल टू डी ओवर डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी टी बाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का पहले टी मान के करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और x का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा dx ओवर dt, क्योंकि x क्या यहाँ पर परिवर्तनशील है और प्लस y क्योंकि y भी परिवर्तनशील है, तो y का पहले t मान के करेंगे तो ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा dy ओवर dt। क्लियर? अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने पर बचेगा x dx ओवर dt प्लस y dy ओवर dt इज इक्वल टू 0। तो अब इस 2 को पहुंचा दो 0 की तरफ तो ये हो जाएगा x dx ओवर dt प्लस y dy ओवर dt इज इक्वल टू 0। इसे मान लें हम समीकरण सेकंड। क्लियर? तो अब देखो ये क्या कह रहा है जब कि किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा है वो दीवार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी वो कह रहा है कि अगर ये जो x है वो हमारी 4 हो रही है
तो उस समय पर ये किस दर से घट रही है। तो अगर हम देखें, ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। अगर हम लंब को निकालें यहाँ से, तो लंब निकालने के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे कर्ण दे रखा है हमें 5 माइनस 4 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो बाई यानी जो लंब है वो कितना आ जाएगा 9 का वर्गमूल, यानी 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जब जो नीचे वाला सिरा है वो 4 मीटर की दूरी पर होगा, तब ये जो नीचे ऊपर वाला जो सिरा है वो भूमि से कितने ऊपर होगा 3 मीटर की ऊंचाई पर होगा। तो अब हमारे पास बाई का वैल्यू भी आ गया, एक्स का वैल्यू हमारे पास है ही, और डी एक्स ओवर डी टी का वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स कॉमा बाई तथा डी एक्स ओवर डी टी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक। तो देखो x का वैल्यू कितना है 4 मीटर, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू डी एक्स ओवर डी टी का वैल्यू दे रखा है 2 हो गया, प्लस y का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाला है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू 0। तो ये तो हो गया 8 प्लस 3 डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू 0। 8 को हम 0 की तरफ और ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 8, और 0 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू माइनस के 8। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इजिकल टू माइनस के 8/3। तो ये आ जाएगा। अब देखो बाई क्या है, जब यहाँ पर ये मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है तो ये आंसर भी हमारा क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो घट रही है, यानी ये जो ऊपर वाला जो सिरा है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब बाई की वैल्यू घट रही है। तो इसने यही तो पूछा था कि किस दर से घट रही है, तो हम कहेंगे कि 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, और ये माइनस चिन्ह हम नहीं लगाएंगे वहां पर, ठीक। यानी जब इसे हम नीचे से पकड़ के खींच रहे हैं तो ये सिरा ऊपर वाला जो सिरा है वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक, और जो नीचे वाला नीचे की ओर आ रहा है तो किस दर से आ रहा है, तो वो आ रहा है -8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो माइनस चिन्ह है तो वो केवल ये दिखा रहा है कि वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक। तो हम आंसर केवल लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में बोल रही है कि एक कर्ण वक्र 6y इजिकल टू x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। तो गति क्या होती है, गति कर रहा है तो इसका मतलब दूरी यानी समय के सापेक्ष यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पर वक्र की गति दे रखी है एकांक समय में तय की गई लंबाई। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब गति दे रखी है तो ये जो वक्र है वो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रहा होगा। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, माना समय के सापेक्ष निर्देशांक x तथा y में परिवर्तन की दर मान लिया जाए कि x में तो हो गया dx/dt और y में मान लिया जाए dy/dt। क्लियर। यानी जो x और y निर्देशांक है उसमें परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, क्योंकि जब वो गति कर रहा है तो गति में क्या होगा समय के सापेक्ष उसकी दूरी में परिवर्तन होगा, दूरी यानी स्थिति में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि dx/dt और dy/dt क्या है
समय के सापेक्ष x और y निर्देशांकों में परिवर्तन की दर हो गई है। क्लियर। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि वक्र के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी ये क्या कह रहा है, जो x निर्देशांक की तुलना में जो y निर्देशांक है वो 8 गुना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो dy ओवर dt है वो 8 गुना है dx ओवर dt से। इसे मान लें हम समीकरण फर्स्ट। क्लियर। यानी एक क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जो x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक यानी जो y निर्देशांक है वो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तेजी से बदल रहा है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि इसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है तो 8 गुना 1 यानी इसमें 8 गुनी वृद्धि हो जाएगी, यानी इसका 8 गुना चली गई। क्लियर। तो अब हम देखें तो वक्र कौन सा है हमारा, वक्र दे रखा है 6y = x³ + 2। तो अब हम यहां पे लेते हैं वक्र 6y = x³ + 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि समय के साथ x भी परिवर्तित हो रहा है y भी परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब इस वक्र की स्थिति में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6d/dt y = d/dt x³ + d/dt 2। तो देखो ये तो हो जाएगा 6d/dt = x³ का पहले t के सापेक्ष करेंगे तो t मान के करेंगे इसे 3x² और फिर आ जाएगा ये dx/dt और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका आ गया 0। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 6dy/dt = 3x² dy/dx/dt। क्लियर। तो अब हम देखें हमें यहाँ पर दे रखा है ये कि जो y निर्देशांक में जो परिवर्तन की दर है वो 8 गुनी है dx/dt की तुलना में। तो अब हम यहाँ पर जो dy/dt है उसकी जगह 8 dx/dt रखेंगे। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से dy/dt = 8 dx/dt रखने पर। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 8 dx/dt = 3x² dx/dt। तो यहाँ पर dx/dt से dx/dt कट जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 8 गुना 6 करेंगे तो यह आ गया 48 = 3x²। तो x² बराबर आ जाएगा 48/3 यानी कि आ जाएगा हमारा 16। जब हम x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो क्या होता है कि अब हमें इसका स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16 है ना, 16 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब ये अगर हम किसी संख्या को स्क्वायर रूट से निकालते हैं तो हमेशा 2 चिन्ह लेके चलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर जैसे -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, प्लस के 16 होगा, और क्या कहते हैं +4 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या होगा, 16 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है नेगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दोनों बार लेके चलेंगे, एक बार +4 एक बार -4। तो x की हमें वैल्यू मिली एक +4 और एक मिलेगी -4। तो इस स्थिति में हमें x के 2 निर्देशांक मिल गए। क्लियर। अब हमें यानी x की जब 2 वैल्यू दे रखी हैं तो ये 2 बिंदु अलग अलग होंगे तो उन पर y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इस वैल्यू को पहले हम क्या कर रहे हैं,
प्लस 4 को समीकरण 6y इजिकल टू एक्स क्यू प्लस 2 में रखने पर, तो देखो यहाँ पर क्या है, बाई यानी 6y इजिकल टू आ जाएगा 4 का प्लस 4 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 64, प्लस के 64 और प्लस में हो गया 2, तो ये आ जाएगा हमारा 66। तो बाई की वैल्यू जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 66/6, तो 6 से काट दो तो ये आ जाएगा 11। क्लियर। तो यहाँ से हमें एक बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे कितने, कि जब हमारी बाई एक्स की वैल्यू 4 है तब एक्स की बाई की वैल्यू आ रही है हमारी 11, तो एक बिंदु के निर्देशांक तो हमारे हो गए 4,11। अब हमें दूसरे बिंदु चाहिए, तो दूसरा बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, -4 रखेंगे, तो -4 समीकरण 6y इजिकल टू एक्स क्यू प्लस 2 में रखने पर, जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या 6y इजिकल टू, अब देखो यहाँ पे क्या है कि -4 का घन करेंगे तो पावर कितनी है, ऑड पावर है, ये ऑड पावर यानी विषम पावर है। जब किसी भी संख्या की पावर विषम होती है तो आंसर माइनस वाले का जो घन करेंगे, यानी माइनस वाले का जो आंसर आएगा वो माइनस में ही होगा। तो ये कितना आएगा, -64 और प्लस के 2, तो ये आ जाएगा हमारा 6y इजिकल टू, ये हो जाएगा -62, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से -62/6। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से आ जाएगा -31/3। तो अब यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल गई, एक तो -4 जब हमने x की वैल्यू ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई -13/3। तो अब हमें दोनों निर्देशांक मिल गए कि जो वक्र, यानी कि इसने पूछा था ना एक कण वक्र, एक कण जो वक्र इतने के अनुदिश गति कर रहा है और वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो हमें वो निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो पहले यानी निर्देशांक दो हो सकते हैं, एक तो हो सकता है हमारा 4,11 यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 11, और दूसरे निर्देशांक हमारे होंगे -4, -31/3। क्लियर।